हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। तो एक तरीके का ये मॉक टेस्ट भी होगा, एक तरीके का रिवीजन भी है और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है। जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, आप लोगों को ऑडियो विजुअल क्लियर है। मधु, ताप्ती, राजेश जी, गायत्री, एक बार कंफर्म कर दीजिए। फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम को देखते हुए। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बारी थम्स अप कर दीजिए जिससे कि कंफर्म हो सके कि आप लोगों को प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है। आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की सीरीज के साथ में। यूजीसी नेट पेपर 1 रिवीजन क्वेश्चन पेपर 1। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 30 सेकेंड में आपको आंसर भी करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सबका ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन पे, ये ना कोई कहे कि भाई मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो सब लोग अपना ध्यान क्वेश्चन पे लगाइए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो ना सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको आंसर पर भी टिक करना है। फीडबैक इज इमीडिएट इन विच कम्युनिकेशन, यानी किस कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत ही मिल जाता है। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास और सही आंसर है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जा रहे हैं, फेस टू फेस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मत समझिए कि सारे इजी क्वेश्चंस होंगे, जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन टफ नहीं होगा, टफ होगा तो लेंदी होगा सिर्फ पेपर, सिर्फ इतना अंतर होगा। टफ नहीं होगा, लेंदी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से भी आपको जल्दी से रीड करना है। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन का जो मोड है, आपको उसकी मैचिंग मिलानी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। और सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, इन सब के बारे में हो सकता है सिंप्लेक्स या डुप्लेक्स, या डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ जाए। ये मत सोचिएगा कि सेम टू सेम, अगर सेम आ गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कई बार क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैचिंग में पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे किससे पूछा जाए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के आ जाए। तो दोनों तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंप्लेक्स क्या है, जो डेटा को केवल भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, डेटा कैन ओनली बी सेंट और रिसीव सिंप्लेक्स में। डुप्लेक्स क्या होता है, डेटा को एक ही समय पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। एक ही समय पर जब डेटा को सेंड किया जाए, रिसीव किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, डुप्लेक्स। मतलब प्राप्त भी किया जाता है, भेजा भी जाता है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, डेटा को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है किंतु एक समय में नहीं। तो इन तीनों के ही बारे में आपको इस मैचिंग में जो है मिल रही है सारी नॉलेज, तो इसको एक बार पढ़ लेना, डिफरेंस करने को आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। पेपर लेंदी होगा जिससे कि आप लोगों को करने में डिफिकल्टी हो, इसलिए अपनी रीडिंग की हैबिट तेज करिए और क्वेश्चन का फास्ट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल मीडिया के लाभ इनमें से कौन से हैं। जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है और उनका नाम अगर कलर्ड में चेंज नहीं है, एक बारी कंफर्म कर दें।
ठीक है, क्योंकि जो जो मेंबरशिप लेंगे उनका नाम हाईलाइटेड होगा यहाँ पे। डिजिटल मीडिया के लाभ क्या क्या है? What are the advantage of digital media? Digital media, mass communication, important टॉपिक है। सबने पढ़ लिया तो थम्स अप करिएगा एक बार। इसमें नेटवर्क संप्रेषण नहीं होता, लोग मीडिया विषय वस्तु सृजित और वितरित कर सकते हैं, अंतिम उत्पाद की प्रदायगी वास्तविक समय में की जा सकती है, सूचना उत्पादों का पुनरुत्पादन और वितरण कम खर्चीला है, ऑनलाइन राजनीतिक संलिप्तता का कोई महत्व नहीं है। डिजिटल मीडिया पढ़ लिया मनीषा, वेरी गुड। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी बी, सी एंड डी। डिजिटल मीडिया के लाभ, लोग मीडिया वस्तु सृजित और वितरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, द एंड प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड इन अ रियल टाइम, वास्तविक समय में अंतिम उत्पाद की क्या की जा सकती है? प्रदायगी या डिलीवरी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, सूचना उत्पादों का पुनरुत्पादन और वितरण कम खर्चीला है। डिजिटल मीडिया में क्या होता है? खर्चा कम होता है एक तरीके से, है ना। वही अगर जैसे कहते नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम, तो ऑफलाइन का खर्चा ज्यादा है, ऑनलाइन का खर्चा फिर भी कम है। तो यही चीज है आपके डिजिटल मीडिया में। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार भी यहां से क्वेश्चन आया था, जून के एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आया है आपका। स्टेप्स पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, आपके अनुसंधान यानी रिसर्च प्रोसेस से हो, रिव्यू लिटरेचर से हो, डेटा कलेक्शन से हो, इन सबके स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, आंसर करिए जल्दी से। और याद रखिए, अभी तो तुक्का फिर भी चल जाएगा, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में तुक्का भी ना काम करे, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में जैसी कि इंफॉर्मेशन मिल रही है नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। सबसे पहले कलेक्टिंग द डेटा, रिव्यूइंग द लिटरेचर, रिपोर्टिंग द रिसर्च आउटकम, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, एनालिसिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। जब आपको सबसे पहला स्टेप पता हो कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप कौन सा है? स्टेप 1। स्टेप 1, हमारे सामने पहले क्वेश्चन होगा, तभी तो हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। उस आंसर के लिए हमें क्या करना है? उस फील्ड के बारे में जानकारी करनी है, हमें लिटरेचर रिव्यू करना है, हमें उसके बाद क्या करनी है? जो कलेक्शन करना है डेटा का, उसके बाद उसका विश्लेषण करना है, और लास्ट में क्या करना है? रिपोर्टिंग, या लास्ट में उसका रिजल्ट। तो सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान समस्या की पहचान करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले पता लगाएंगे कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, फिर क्या करेंगे? हम उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है, जो हम जिस पे काम करने जा रहे हैं, उसका रिव्यू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आएगा पद्धतों का विश्लेषण, यानी जो हमने डेटा कलेक्शन किया है उसको एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे, और लास्ट में क्या आता है? आउटकम, रिसर्च आउटकम, यानी लास्ट में आता है परिणाम। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रिसर्च में जरूरी है क्वेश्चन, क्वेश्चन का लास्ट में जरूरी है पूरी रिपोर्टिंग। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, बता सकते हैं ये क्वेश्चन है कहां से? और ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है अरे बेकार क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है, और जो चीज पूछी जाती है उसके दोबारा रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। पढ़ लीजिए ध्यान से। बच्चों के वेदाध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर किया जाने वाला उपनयन संस्कार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए किया जाता है। उपनयन सेरेमनी जो होती है किसके लिए होती है? बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए।
दूसरा है कि प्राचीन भारत में आश्रम और गुरुकुलों के बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन नंबर ए। लोगों का मानना है कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार लड़कियों लड़कों दोनों का होता था। भारत में कहीं कहीं ये परंपरा चलती रही है, जैसे बिहार के बक्सर जिले के मैनिया गांव में पिछले 3 दशक से लड़कियों का उपनयन संस्कार कराया जाता है। प्राचीन भारत में आश्रमों गुरुकुलों में बालक बालिकाओं दोनों की शिक्षा प्राप्त कराई जाती थी। प्राचीन काल में लड़कियों लड़कों दोनों के लिए अलग अलग गुरुकुल हुआ करते थे। अच्छा, गुरुकुल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम कौन सा था? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या था यहाँ पे, कैसे पढ़ाई होती थी? रिटन में होती थी, ओरल में होती थी, कैसे होती थी? लेक्चर होते थे, या उस समय भी ऑनलाइन टीवी होते थे? क्या होता था? ओरल। वेरी गुड मधु। क्या होती थी? मौखिक होती थी। वो उपदेश देते थे, मौखिक के रूप में देते थे, जिसको समझ के उसका आंसर करना होता था। जो एग्जाम होते थे वो भी उसी से संबंधित होते थे। तो कैसा होता था? ओरल होता था। अच्छा, उस समय की जो शिक्षा नीति थी या गुरुकुल सिस्टम था, वो लर्नर सेंटर्ड था या टीचर सेंटर्ड था? गुरुकुल की अगर हम बात करें तो उस समय जो हमारा मेथड था, टीचर सेंटर्ड था या लर्नर सेंटर्ड था? ओरल, मौखिक रूप में होता था, है ना? टीचर सेंटर्ड। वेरी गुड विशाल, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड होता था क्योंकि सारा फोकस क्या होता था, जो गुरु होते थे वही अपने शिष्य को सारी चीजें सिखाते थे, तो एक तरीके से टीचर सेंटर्ड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड प्रोसेसरों की तुलना में नोटपैड और ईमेक्स के जैसे साधारण टेक्स्ट एडिटर्स में सीमित संपादन विशेषताएं पाई जाती हैं। स्टेटमेंट 2 कि साधारण पाठ संपादक से निर्मित फाइलों को वर्ड प्रोसेसर के द्वारा नहीं खोला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, नेटवर्क इशू, एक बार रिफ्रेश कर लो जरा। क्वेश्चन नंबर 6, याद रखिए लेंदी क्वेश्चन होंगे जिससे कि आपको पढ़ने में टाइम जाएगा। 5 क्वेश्चंस होते हैं डीआई के, सबसे पहले डीआई डाल देंगे जिससे कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसकी तो डीआई बहुत अच्छी है वो तो डीआई अटेम्प्ट करे, अदरवाइज लास्ट में इस डीआई को टाइम दीजिए। दूसरी चीज क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको भी बाद में करने की कोशिश करिए, नहीं तो आगे हो सकता है आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आते हैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से छूट जाए। पिछली बार कई बच्चों के साथ ऐसे हुआ कि जो क्वेश्चंस आते थे उनको, जो सही क्वेश्चंस उनको 100% आते थे, वो क्वेश्चन छूट गए, बल्कि वो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कराए जिनका उनके पता ही नहीं था। तो इसलिए सोच समझ के क्वेश्चन पेपर में, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को कोई स्किप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहो तो पहले पेपर 1 सॉल्व कर सकते हो या आप पेपर 2 सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो सोच समझ के आंसर करना, या स्किप करना, बाद में अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है सी, पहला सही है कि वर्ड प्रोसेसरों की तुलना में नोटपैड ईमेक्स के जैसे साधारण टेक्स्ट एडिटर में सीमित संपादन विशेषताएं पाई जाती हैं, जबकि दूसरा गलत है कि साधारण पाठ संपादक से निर्मित फाइलों को वर्ड प्रोसेसर द्वारा नहीं खोला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, गुड इवनिंग केपी, आंसर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 7, जितने में टाइम मिलेगा उतने में ही टाइम दिया जाएगा।
किस आयोग ने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट आंसर इज बिल्कुल सही है, सी, नॉलेज कमीशन। ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसको मुझे 3 स्टार देने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। या तो वो यहां से पूछ लेते हैं या तो वो यहां से पूछ लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के रूप में ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई थी? 13 जून 2005 को। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा बनाया गया था? मनमोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। दूसरी बात, 2015 तक कितने विश्वविद्यालयों के निर्माण का सुझाव दिया गया था? 1500। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेम टू सेम, कि कितने विश्वविद्यालयों को कितने वर्ष में करने का सुझाव रखा गया। तो 2015 तक 1500 और 50 नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की स्थापना हेतु सिफारिश करने की बात की। किसने? ज्ञान आयोग। ज्ञान आयोग के संस्थापक कौन थे? किसके द्वारा बनाया गया ज्ञान आयोग? 2005 बिल्कुल ठीक है, बट बनाया किसके द्वारा गया था? कौन माने जाते हैं इनके अध्यक्ष? पहले अध्यक्ष कौन माने जाते हैं नॉलेज कमीशन के? कौन माने जाते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। सैम पित्रोदा। कई पॉइंट हैं जो आपके एक्सप्लेनेशन पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, इन हाईलाइटेड को जरूर पढ़ लेना आप लोग। सैम पित्रोदा मनमोहन सिंह के टाइम पर लाया गया, और अगर हम बात करें इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो सैम पित्रोदा थे। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। इनमें से कौन सा मूल्यांकन या इवैल्यूएशन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाता है, न कि उसके पूर्ण होने के बाद? यानी जब हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हम जो है कोर्स पे कर रहे हैं पढ़ाई, कोई असेसमेंट पे काम कर रहे हैं, और उसी समय ही हमारी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। Which assessment will be given to learners during the course? कोर्स के दौरान चल रहा है, क्लास चल रही है, क्लास के दौरान ही हम चेक कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8, सही आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव रचनात्मक। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान सीखने की क्रिया, सीखने की प्रतिक्रिया हेतु जानकारी प्रदान करता है। ये छात्र की प्रगति को मापता है, शिक्षण की अवधि में प्रदान किया जाता है, ना कि उसको पूर्ण होने के बाद। यानी ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गई उसके बाद में कराया जा रहा है। कोई बात नहीं मनीषा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ये क्लास बनी रहेगी। आप लोग बाद में भी, जिसके में भी नेटवर्क इशू आए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा है चल रहा है, वेदर वैसा है, ठीक है, तो यहाँ सही आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, मान लीजिए उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 जो है उसमें इनमें से कौन से असेसमेंट पे जोर दिया गया? ये तो हो गया क्वेश्चन जो हमारे सामने स्क्रीन पे था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो बीच से पूछ लिया जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कौन से असेसमेंट की बात की गई थी, मूल्यांकन कैसे करने की बात की गई थी, बाद में देख लेना राखी, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। उसमें भी फॉर्मेटिव असेसमेंट की ही बात करी गई थी, ठीक है। एनईपी 2020 में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ही जोर देने की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 9,
टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। अध्ययन का प्राचीन क्षेत्र यानी एंशियंट फील्ड ऑफ स्टडी और उसकी मीनिंग, शिक्षा, निरुक्त, कल्प और छंद। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां से ये जो मैचिंग है कई बार आ चुकी है, इसको मैं स्टार देना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है ये मैचिंग। तो शिक्षा, ध्वनि विज्ञान यानी फोनेटिक्स हो गया, निरुक्त हो गई व्युत्पत्ति एटमोलॉजी, कल्प हो गया धार्मिक प्रथा रिलीजियस प्रैक्टिस और छंद हो गया मीटर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर है सी। शिक्षा को ध्वनि विज्ञान में मैच करा दीजिए, निरुक्त को व्युत्पत्ति में, कल्प धार्मिक प्रथा, छंद मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के फीचर्स पूछे गए हैं, जल्दी से रीड करिए और आंसर बताइए। कौन सी जनसंचार की विशेषता? ये जनसंचार इस बार भी आया एग्जाम में, मास कम्युनिकेशन इस बार भी पूछा गया एग्जाम में। सही आंसर इस क्वेश्चन का जनसंचार की विशेषताएं, मास कम्युनिकेशन की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी। लोक संपर्क या जनसंपर्क या जनसंचार, मास कम्युनिकेशन उन सभी साधनों के अध्ययन और विश्लेषण से संबंधित है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको आप जानते नहीं है, अननोन श्रोता, अज्ञात जनसंख्या, जिससे आप संचार करते हैं। संरक्षित संस्थागत प्रणाली स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है। पुनर्निर्मित की जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन। संदेशों का वस्तुीकरण होता है, कमोडाइजेशन ऑफ मैसेजेस। कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है इस मास कम्युनिकेशन का? कोई भी एक मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। टीवी रेडियो मास कम्युनिकेशन, जनसंचार है ना, जहां पे हमें पता नहीं है, एक बंदा है जो अपना जो भी संदेश है वो पहुंचाना चाहता है बहुत लोगों तक। इसकी विशेषता यही होती है कि बहुत सारे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना। ये कैसा होता है, एक रेखी होता है यानी वन लीनियर होता है ना, एक रेखी होता है। जिसको बोलना है भाषण आकर के वो देगा और सामने वाला सुनेगा। इसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे अगर हम मन की बात कर रहे हैं तो रेडियो को टेक्निकल कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इसमें फीडबैक मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं या कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें फीडबैक मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किसमें प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्श भी कहा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग
method, the sample is also known as an accidental sample and haphazard sample. अव्यवस्थित की बात करी है, एक्सीडेंटल सैंपलिंग की बात करी है, तो 11 का सी कैसे होगा केपी? उसमें तो स्तरबद्ध है, यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, स्तरबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है डी। जो हम संयोगिक की बात करें, जहां पर भी एक्सीडेंटल आ जाए, हैफाजार्ड सैंपल आ जाए, सीधा सीधा कन्वेंस सैंपलिंग पे आप लोग जा सकते हैं। सुविधा अनुसार प्रतिचयन में प्रतिदर्श को एक संयोगिक अव्यवस्थित प्रतिदर्श कहा जाता है। सुविधा अनुसार प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी या गैर संभावना नमूनाकरण विधि है, जहां इकाइयों को नमूनों में शामिल करने के लिए चुना जाता है, क्योंकि शोधकर्ता के लिए उन तक पहुंचना सबसे आसान है। कहते हैं ना कन्वेंस सैंपलिंग। सुविधा अनुसार हमें डेटा भी मिल रहा है, हम कलेक्शन कर सकते हैं। ये भौगोलिक निकटता, किसी निश्चित समय पर उपलब्धता या अनुसंधान में भाग लेने की इच्छा के कारण हो सकता है। सुविधा अनुसार प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, और यहाँ पर अगर जहां पर भी एक्सीडेंटल आ जाए, हैफाजार्ड सैंपल आ जाए, सीधा सीधा कन्वेंस सैंपलिंग वहां पर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। टाइम स्टार्ट कर रही हूं, आंसर करिए। शिक्षा में अनन्य क्रियात्मक इंटरेक्शन वीडियोस बनाने वाला साधन है मेंटीमीटर। शिक्षा में मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाला साधन है कहूत। हार्दिक, अच्छा आज लाइव जुड़े हैं, अदरवाइज रिकॉर्डेड देखते हैं। कोई बात नहीं, आप चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड या बाद में देखो, जैसा भी कन्वीनियंट आपको टाइम मिले देखो जरूर, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ ये लाइव क्लास आपको मिलेगी, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है सेम टू सेम तो वेरी गुड है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो क्योंकि हमने उस टॉपिक को पढ़ा है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों आपस में चेंज हो गए हैं कि नहीं? यहां पर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। पहला गलत है और दूसरा सही है। मेंटीमीटर एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन निर्माण उपकरण है, यह प्रेजेंटेशन करवाता है ना, जो दर्शकों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है। यह पोल, बहुविकल्पी या ओपन एंडेड प्रश्न, क्विज और स्केल कर शामिल करने की अनुमति देता है। जैसे प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई पोल डाल दी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दिए, दर्शक लाइव बातचीत कर सकते हैं। तो पहला गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा ये इंटरेक्शन वीडियो बनाने वाला जो है मेंटीमीटर है, जबकि क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने वाला। दूसरा है कि यहाँ पर आपका शिक्षा में मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाला है कहूत, तो वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। संगीता, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब तक नई थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दिसंबर की। तो ऐसा नहीं है, ये जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यू चलने वाला है, कंटिन्यू चलेगी ये क्लासेस, क्योंकि आगे भी दिसंबर का एग्जाम आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो भी दिसंबर के एग्जाम में हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, वन टाइम का मेंबरशिप है 299, 299 का आप लोग आराम से ले सकते हो। और वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप कंटेंट की वैल्यू करो, अदरवाइज तो फ्री वाले ही हैं ज्यादातर। मात्रात्मक शोध से संबंधित चरण, एग्जाम है 21 अगस्त से, री एग्जाम होने जा रहा है 21 अगस्त से 4 सितंबर। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 का होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सही आंसर सबसे पहले क्या आएगा, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना निर्माण करना। ऑप्शन नंबर ई रिसर्च डिजाइन करना। डेटा प्रसंस्करण यानी प्रोसेस करना डेटा को, उसके बाद आएगा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, प्रोसेस किया, एनालिसिस किया और कंक्लूजन हो, फाइंडिंग हो, निष्कर्ष हो, ये सबसे लास्ट में आता है मात्रात्मक शोध। ठीक है, थैंक यू संगीता। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज हाइपोथेसिस या परिकल्पना किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? हाइपोथेसिस का क्या मतलब है और ये कितने प्रकार की होती है? सीधा सीधा तो आराम से पूछा जा सकता है, घुमा के पूछेंगे तब समझ में आया या नहीं आया तब पता चलेगा। राधा आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर होगा? देखते कौन पहले आंसर करेगा इस चीज का। कुलदीप, प्राची। हाइपोथेसिस या परिकल्पना एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक अनंतिम कथन है जिसको हम लोग मान के चलते हैं। जैसे वो सीआईडी में कौन था, कौन थे जो एसीपी क्या करते थे, वो प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन थे ना, वो क्या करते थे, एक थ्योरी लेकर चलते थे कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, दया ऐसा हुआ होगा। तो यही चीज है, यहाँ एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये कितने तरीके की होती है, तो ये दो तरीके की है। वेरी गुड दीपिका। हाँ, सीआईडी में है ना, प्रद्युमन है, एसीपी दया है। तो वही चीज है यहाँ पर भी, जब हम रिसर्च करते हैं या खोज करते हैं इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हाइपोथेसिस कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है शून्य, जिसे हम नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, शून्य कहते हैं, नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, H0 को। सबसे पहले हम इसी पे काम करते हैं, शून्य परिकल्पना पे ही काम करते हैं। फिर मान लो शून्य परिकल्पना हमारी फेल हो जाती है, तब हम किसकी बात करते हैं? H1 की, जिसे हम वैकल्पिक या ऑल्टरनेटिव कहते हैं। या हम ऑल्टरनेटिव कहते हैं। तो याद रखिए यहां से भी क्वेश्चन आता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट, अस्थाई स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं। अस्थाई एक हमने जो है थ्योरी बना ली, उस पे काम करना। अस्थाई स्टेटमेंट भी होता है, अस्थाई कथन हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो वो क्या होता है, कहने का मतलब वही है कि यहाँ पर हम एक जो है एक अस्थाई परिकल्पना बना के चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा। मान लीजिए हमारी H0, सबसे पहले किस पे काम करते हैं? H0 पे काम करते हैं। H0 फेल हो गई तो हम किस पे काम करते हैं? वैकल्पिक पे काम करते हैं। ये दो तरीके की परिकल्पना होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अब आप कहोगे मैम ये सीटेड वाले क्वेश्चन यहाँ क्यों ले आई? तो भाई ये सीटेड वाले लर्निंग मॉडल अब आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं, आप लोग आंसर करिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पूछा भी जाता है कि पियाजे की थ्योरी मान लीजिए दे दी गई मैचिंग में और पूछा गया उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने कहा कि बच्चे सीखने के चार अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। उनका सिद्धांत न केवल ये समझने पर केंद्रित है कि बच्चे ज्ञान कैसे पैदा करते, बल्कि बुद्धि की प्रकृति को समझने पर भी केंद्रित है। तो सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर, जन्म से 2 साल तक के बच्चों के लिए, जन्म से 2 साल तक के बच्चे। फिर आता है पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था 2 से 7 साल, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहले सेंसरी मोटर, फिर आ गई आपकी
प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आगे मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल, औपचारात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आयु 12 वर्ष और उससे अधिक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ब्लूम ने कौन सी थ्योरी दी, मास्लो की हायरार्की कौन सी है ना। तो इस तरीके के बीच बीच में लर्निंग मॉडल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए ये देखते हैं रीजनिंग कितनी देर में आप लोग सॉल्व करते हो। तो यहां टाइम स्टार्ट करी हूं अब। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप तुरंत के तुरंत आंसर दे सकते हो। फाइव, 9, 3, 11, 1, 3, 113 -1 के बाद क्या आएगा? थोड़ा सा भी ध्यान से देख लोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। 9 के बाद आ गया है 11, 11 के बाद आ गया है 13। कितना डिफरेंस है? 13 के बाद क्या आना चाहिए? कितने का डिफरेंस है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50। सिर्फ इतना ही करने से आपको समझ में आ जाएगा। 9, 11, 13 के बाद सीधा सीधा 50। तो क्या होता जा रहा है यहाँ पे? 9, 11, 13 सेम चीज है, +2 +2 +2 हो रहा है, नीचे -2 होता जा रहा है। -2 यानी 5 में 3 गया, -2 वाला आ गया, फिर 3 से 1 आया यानी -2 हो गया, फिर 1 से फिर 2 गया, -1 हो गया, फिर यहाँ लास्ट में भी -2। ठीक है, तो इस तरीके की ये सीरीज चलेगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, पहले तो ये देखो कि उनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वहां अभाज्य संख्या हो। अब जैसे बीच में इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से निकाला गया। भाई 9 लिखा है, 9 के बाद एक संख्या, उसके बाद 11 है, फिर एक संख्या, फिर 13। तो इसका मतलब है ना यहाँ पे कोई सीरीज चल रही है। तो कितने की सीरीज चल रही है? यहाँ पे चल रही है आपकी 2 की सीरीज, 9, 10, 11, 11, 12, 13 यानी 2 का सीरीज चल रहा है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। 13 के बाद 2 को जोड़ दीजिए, सीधा सीधा आंसर 15। सीरीज को देखना है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। वॉन न्यूमैन मॉडल, याद रखिए ये वाला क्वेश्चन इस बार भी आया है। ये कौन है जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर माने जाते हैं? वॉन न्यूमैन से इस बार भी क्वेश्चन आया है। ये जो आपका जून वाला एग्जाम हुआ है ना, उसमें इससे क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर हार्डवेयर का इनको आर्किटेक्चर माना गया है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो भाग हैं वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 16, सही आंसर है डी, ACME। वॉन न्यूमैन 1945 में अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन प्रस्तावित किया, जिसे बाद में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया। इसमें कंट्रोल यूनिट यानी CU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर शामिल है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर अवधारणा पर आधारित है, जहां निर्देश डेटा और प्रोग्राम डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित होता है, और यह डिजाइन आज भी निर्मित अधिकांश कंप्यूटरों में उपयोग की जाती है। वॉन न्यूमैन इस बार भी आया है आपके 18 जून वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन कि वॉन न्यूमैन कौन थे, या ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसको माना जाता है, किसने डिजाइन किया कंप्यूटर का। तो ये जहां पर भी डिजाइनिंग आ गई, जहां पर भी इससे संबंधित आर्किटेक्चर आ गया, सीधे सीधे वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 70,
मैचिंग भी देख सकते हैं, ऐसी ही आएगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, स्क्रॉल करना भूल जाते हैं, कंप्यूटर में स्क्रॉल करना भूल जाते हैं गाइस। तो इतना याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो सबसे ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। स्क्रॉल करके देखिए कि क्वेश्चन ज्यादा लंबा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आपको दिख ही नहीं रहा है। तो दोनों चीजों को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन की लेंथ को, तब आंसर करिए। कई बार होता है कि स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, उसके जो विकल्प है या आंसर है, ऑप्शन है, वो नीचे लिखे होते हैं, तो पेज को स्क्रॉल कर लो। अच्छा मैम एक चीज बताइए, क्या यहाँ पर हम अपने फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं? तो वहां पर आप ऑप्शन देखना, ए प्लस लिखा होगा। ए प्लस का मतलब आपके फॉन्ट बढ़ जाएंगे। ए माइनस लिखा होगा स्क्रीन पर ही, ध्यान से देखिएगा। तो ए माइनस करेंगे तो फॉन्ट छोटे हो जाएंगे, तो घबराइएगा नहीं, ये ट्राई करिएगा। बिल्कुल मधु, 100% आएंगे भाई, उधर कभी आना हुआ जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन है, ज्ञान के आयाम यानी नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज किसे कहते हैं, कंसेप्चुअल किसे कहते हैं, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव के तो पीछे इस समय एंटी हाथ धोकर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फैक्चुअल नॉलेज किसे कहते हैं? फैक्चुअल नॉलेज, द बेसिक एलिमेंट स्टूडेंट मस्ट नो बी एक्वेंटेड विद अ डिसिप्लिन। किसी विषय से परिचित होने के लिए जो बुनियादी या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमें अगर एबीसीडी पढ़ना है, हमें कोई स्टेटमेंट पढ़ना है, तो हमें एबीसीडी बेसिक आना चाहिए। तो ये बेसिक है, बुनियादी तत्व पता होने चाहिए। फिर आता है कंसेप्चुअल यानी कि अवधारणात्मक। अवधारणा एक साथ कार्य करने के लिए व्यापक ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतर संबंध बताता है। प्रोसीजरल यानी प्रक्रिया, किसी चीज को कैसे करें। प्रक्रिया में क्या होता है, कोई चीज को करना, कैसे करना, ये सारी चीजें। तो किसी चीज को कैसे करें, पूछताछ करने का तरीका, कौशल प्रयोग का मापदंड, प्रोसीजरल में आ जाता है। वही मेटाकॉग्निटिव यानी कि अधिसंज्ञानात्मक। अधिसंज्ञानात्मक में क्या होता है, नॉलेज ऑफ कॉग्निशन एंड वंस ओन कॉग्निशन, संज्ञान का ज्ञान और अपने स्वयं का ज्ञान। ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति को, ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति को ही हम क्या कहते हैं, मेटा कॉग्निटिव या अधिसंज्ञानात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फैलेसी से क्वेश्चन है ये। देखते हैं फैलेसी कितने लोगों की एकदम क्लियर है। सरकारी राजस्व में वृद्धि करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कॉर्पोरेट आयकर को बढ़ाना है, चूंकि ओपिनियन पोल इस दृष्टिकोण के प्रति व्यापक समर्थन दर्शाते हैं। इनमें से कौन सा तर्क दोष है? अपील टू इमोशन क्या चीज है, स्लिपरी स्लोप क्या है, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी और अपील टू मेजोरिटी। हमने यहाँ पर किसको लिया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है ओपिनियन पोल में। अगर मान लीजिए कोई चुनाव है, ठीक है, या हम मान लीजिए किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर सरकारी राजस्व या गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम किसका सहारा ले रहे हैं, ओपिनियन पोल का। तो ओपिनियन पोल का मतलब है कि हमने कई लोगों से राय ली होगी। जब हमने कई लोगों से राय ली है, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी, बहुमत आग्रह आ जाएगा। इसे हम आर्ग्यूमेंट एंड पॉपुलम भी कहते हैं, कि जो लोग एक साथ, कई लोग एक चीज को सही मानेंगे, हम भी उसी चीज को सही मानेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा, अपील टू मेजोरिटी, आर्ग्यूमेंट एट पॉपुलम, ये इसी का ही है। जहां पर बहुत सारी भीड़ चल रही है, हमने भी उसी के पीछे जाना है। सेम चीज है ओपिनियन पोल, हम ओपिनियन पोल के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, कि उन्होंने कहा, इतने लोगों ने उस चीज पे सहमति दिखाई, तो हमने भी मान लिया कि ठीक है भाई, उसी चीज पे हमने काम करना है। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मेरे को यूजीसी नेट के बारे में अच्छा नॉलेज है,
यूजीसी नेट के बारे में अच्छा नॉलेज है, लेकिन मुझसे कह दिया जाए कि आप नीट के विषय के बारे में आप प्रमोशन कर दीजिए या नीट के बारे में आप अपनी कोई राय दीजिए या कैंडिडेट को कोई बात कहिए, तो क्या मैं नीट के बारे में कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल फील्ड अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फील्ड अलग हो जाएगी। तो हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, हमारी वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर हम नीट का प्रमोशन करते हैं कि अरे आइए हम आपको पढ़ाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? अनुप्रयुक्त प्राधिकार से आग्रह, यानी जो बंदा उस चीज के लिए नहीं है, आप उससे जो है बात कर रहे हैं, उससे आग्रह की बात करें। स्लिपरी स्लोप क्या होता है? फिसलन युक्त ढलान। मान लीजिए कि केपी ने कहा कि मैम आप एमसीक्यूज करवा दीजिए, 20 करवा दीजिए। मैंने क्या सोचा, 20 एमसीक्यूज करवाऊंगी, फिर केपी कहेगा पीवाईक्यू करा दो 20, फिर वो भी कराने पड़ेंगे। फिर केपी कहेगा कि जो है, केपी ने कहा नहीं है लेकिन हमने ये सोच लिया कि फिर वो कहेगा कि थ्योरी करवा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीजों को हम क्या करते जाएंगे? ओवर थिंक करते जाएंगे कि जो चीज हुई नहीं है, जब हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं, स्लिपरी स्लोप, फिसल रहे हैं अपनी ही थिंकिंग में, अपने ही थॉट में, तो वहां पर क्या आ जाएगा? स्लिपरी स्लोप आ जाएगा। तो अब यहाँ पर चौथा बचा अपील टू इमोशन। तो ये अपील टू इमोशन कौन बताएगा? अपील टू इमोशन के बारे में यहाँ पर सही आंसर अपील टू मेजोरिटी है, याद रखिए। और अपील टू इमोशन क्या है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर करिए जल्दी से। किसी कोड में कानपुर को क्या कहा जाता है? JBMQTS। उसी भाषा में बॉम्बे को कैसे कूटित किया जाएगा? BOMBAY। टाइम स्टार्ट हो गया है, सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम है, आंसर करना है आपको। नेटवर्क इश्यू हमारी तरफ से भी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी एक बारी क्वेश्चन फिनिश कर लीजिए, ऐसा ना हो कि बीच में क्वेश्चन रह जाए। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए के से हो गया जे, जबकि जे क्या होता है? जे के बाद आता है के, और यहाँ पे क्या लिख दिया है? पहले के लिखा है फिर जे, यानी कि आपको 1 माइनस किया गया। फिर वहां पर ए लिखा है, ए के बाद क्या लिखा है? बी, यानी +1 किया गया। तो सेम चीज है, -1 +1 अल्फाबेटिक में एम एन होता है, पहले एम आता है फिर एन आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले किसको लिखा है? एन को लिखा है, तो -1। पी के बाद क्यू, +1, यू से टी पहले आएगा, यू बाद में आएगा, -1, और आर के बाद एस। सेम चीज यहाँ बॉम्बे पे एम्प्लाई कर दी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अल्फाबेटिक, कभी कभी अल्फाबेट को भी काउंट करने को आता है कि हमने इधर मान लीजिए राम है, राम को हमने लिखा 60, शाम को लिखा 50, है ना? तो ये अभी मैं तो आपको बता रही हूँ, बाकी अल्फाबेटिकल जोड़ करके भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या यहाँ पे आपने देखा के बाद क्या लिखा है? जे। आप तुरंत समझ जाओ भाई, जे और के का कहीं ना कहीं लिंक है। अगर ए लिखा है, ए और दूसरे नंबर पे यहाँ बी लिखा है, तो ए और बी का संबंध है आपस में, तो रिलेशनशिप बीच में करना है कोडिंग वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध अवधारणा की विशिष्ट विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें से कौन संप्रेषण बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट की विशेषताएं बताते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है।
जो बौद्ध अवधारणा है वो कैसी होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड यानी प्रक्रिया उन्मुख होती है। अर्थ का सृजन होता है, जो भी चीज मीनिंगफुल होती है ना, जो भी बात कहेंगे मीनिंगफुल होती है, व्यवहार केंद्रित होती है, बिहेवियर सेंटर्ड होता है। बौद्ध अवधारणा, बौद्ध कम्युनिकेशन से हर बार क्वेश्चन आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो तुरंत समझ जाना बौद्ध धर्म में क्या क्या होता है। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, उसको पढ़ लेना एक बार, तो उसका जो आंसर करोगे ना उसको निकालना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा डेटा में माध्यिका मान को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा आरेख उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम वुड बी यूजफुल इन डिपेक्टिंग द मीडियन वैल्यू इन द डेटा? बता सकते हैं कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये वाला? कौन सी यूनिट से लिया गया है? कितनी यूनिट है पेपर वन में? रिसर्च से लिया गया है। ये आपके रिसर्च से भी है और आपके डीआई से भी है। डीआई में भी ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। 21 का सही आंसर बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट आरेख या डायग्राम का उपयोग डेटा में माध्यिका मान यानी मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन सिस्टम? इनोवेटिव अप्रोच की बात की गई है। डीआई के भी अब क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट आने लग गए, तो ये मत सोचिएगा कि डीआई के क्वेश्चन ही आएंगे, कभी कभी उसमें स्टेटमेंट भी लग के आ जाते हैं। सही आंसर है पीयर इवेल्युएशन, समकक्ष मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यांकन प्रणाली के नवाचार उपागम का उदाहरण। समकक्ष मूल्यांकन एक प्रभावी सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों के समूह कार्य में सहकर्मियों द्वारा किए गए योगदान पर विचार करने के लिए कहती है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को उनके स्वयं के काम को समझने में मदद करना और फीडबैक देने और रिसीव करने में कि वो कैसे सुधार कर सकते हैं को देखना है। पीयर एवेल्युएशन। 23 क्वेश्चन नंबर, फुल फॉर्म आते हैं, आपको आंसर करना होता है कि कौन सही है कौन से गलत। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट अप। इसमें से कौन सा गलत है? जीपीएस, जीएसएम, एसआईएम यानी सिम, वाईमैक्स। कितने लोगों को क्वेश्चन पेपर ये जो अभी तक की आपने देखा है ये टफ लग रहा है? और मैं आपको बता दूं अभी सिर्फ मैंने 2023 का ये क्वेश्चन उठाए हैं, 2023 का जून और दिसंबर का पेपर दोनों को मिला के यहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। रीसेंट क्वेश्चन पेपर है ये, दिसंबर 2023 और आपके जून 2023, उसमें से मिले जुले क्वेश्चन है ये। कितने लोगों को टफ लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है नहीं भाई आ गए तो कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर है बी, यानी बी गलत है। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस।
किसको टफ लग रहा है जरा एक बारी वो भी हाथ उठा दो जरा, कितने लोगों को लग रहा है कि बड़े लेंदी क्वेश्चन है, बड़े मतलब बोरिंग क्वेश्चन है। याद रखो, अगर अभी आपको बोरिंग क्वेश्चन लग रहे हैं तो बिल्कुल सही लग रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे ही लगते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, खासतौर पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो ऐसा लगता है कि बस बेचारे सो के उठ के बाहर निकले। टफ है, ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट पैटर्न है क्वेश्चन पेपर। मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना तो आपको देख करके ये लगेगा कि यार हाँ, इनमें से कुछ चीजें तो मैंने पढ़ी हैं। जब आप उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है। पहली बार में टफ लगेगा, ये आज भी लिख के ले लो, पहली नजर में जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको टफ लगेगा, आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट का डीप ब्रेथ लेना, उसके बाद दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। बस अंतर ये है कि उसको समझना कि वो क्वेश्चन किस रूप में आपसे पूछा गया है। सारे के सारे 50% क्वेश्चन पीवाईक्यू से होंगे, 50% आपके नए क्वेश्चन होंगे, और दोनों की ही तैयारी हम करवा रहे हैं, तो कोई भी पीडीएफ छोड़िएगा मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यहां से इस बार भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। इजी क्वेश्चन डाल देंगे, आराम से तुम लोग आंसर कर लोगे, तुम लोग कहोगे अरे वाह यार मेरी तो बढ़िया तैयारी है। फिर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, फिर आप कहोगे अरे मैम आपने तो बड़े इजी क्वेश्चन कराए थे, एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आ गए, है ना। तो वो चीज ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि ओजोन परत को, जो ओजोन परत है जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, कहाँ पर होती है, यानी आपको बताना है कि ओजोन लेयर कहाँ पे होती है। या अगर आपसे कहा जाए कि आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं, अगर हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो कौन से मंडल में उड़ता है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, सही आंसर है बी, समताप मंडल। ओजोन पर हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है? ट्रोपोस्फेयर के। यहाँ पर तापमान का क्षैतिज वितरण समान होता है, ऊंचाई 13 किलोमीटर और ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप कहाँ पे रहते हैं? आप कौन सी इसमें मंडल में रहते हैं बताओ जरा। गुड इवनिंग दीपशिका, बताओ जरा आप लोग कौन से मंडल में रहते हैं यहाँ पे? आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन परत के आसपास रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अब बस यही चीज जब समझ गए, इन चारों के बारे में समझ गए, कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना है। आप जाओ गूगल बाबा से कहो कि इसकी एक फोटो मुझे दे दो। किसकी? ये जो आपके स्फेयर से है ना, इनकी एक फोटो दे दो। तो गूगल बाबा पे आप फोटो जब देखोगे ना, जो देखोगे तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, सर्च करके बताइए भाई, सब लोग एक बार बताओ कंफर्म करके कौन से स्फेयर में है। क्वेश्चन नंबर 25, क्षोभ मंडल, राधा ने बोला। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, सब लोग एक बार सर्च करो। जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो भी कमेंट में जरूर बताएं। इनमें से कौन सा विस्तृत रूपों का गलत तरीके से सुमेलित है यानी इनकरेक्टली मैच्ड है? सीमोस, डी रैम, माइकर या वीएलएसआई? 25 का सही आंसर बिल्कुल सही है दीपशिका, ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हो सकता है सीमोस के बारे में और डी रैम के बारे में पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में कि इसका फुल फॉर्म ये होता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है ना, तो पता होना चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम में किस चीज का यूज होता है?
OMR का यूज होता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? एक होती है OMR, एक होती है OCR। सेम ऐसे ही इन दोनों की पूछी जाती है, सेम ऐसे ही LED, LCD, OLED, इनको आप लोग प्लीज अपने पास लिख लो एक बारी, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। इन सब के बारे में डिफरेंस जरा एक बारी सब लोग पूछ लेना गूगल बाबा से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, तो आए तो कर लेना जरा। 26 क्वेश्चन नंबर, OMG। ये क्वेश्चन कितने लोग अटेम्प्ट कर लेंगे? मान लीजिए जरूरी नहीं है कि यही आए, और जरूरी है भी कि हो सकता है सेम क्वेश्चन आए लेकिन फिगर चेंज हो। फिगर यानी कि यहाँ पर जो डिजिट दी गई है वो चेंज हो। जरा वो लोग हाथ उठाइए जो ये लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे और करने के लिए स्टार्ट भी हो जाइए, क्योंकि करना है आपको अभी, ठीक है। तो यहाँ पे विलेज वाइज परसेंटेज दिया गया है। टोटल बच्चे बताए गए हैं 5800 बच्चे हैं। कितने हैं टोटल? जो है 5800 है, और 5800 के परसेंटेज में दिया गया है V1 से लेके V5 तक। फिर उसमें से जिन्होंने स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल, जिन्होंने स्कूल अटेंड किया है, स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या कितनी है? 3600। अब अलग अलग जो गांव है, अब मान लीजिए गांव V1 है, तो V1 में 5800 के 16% बच्चे रहते हैं, जिसमें से अगर मान लीजिए 5800 में से 3600 को माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। अब कितने बच्चे स्कूल जाने वाले हैं? 3600 के 15%। सेम ऐसे ही ये डेटा सॉल्व करना है। V4 V5, V4 कहाँ है? ये रहा। V5 कहाँ है? ये रहा। V4 V5 दोनों के कुल बालकों की संख्या, यानी इन दोनों की संख्या, इन्हीं दोनों गांवों में स्कूल नहीं जाने वाले बालकों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कितने लोग कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन? करके दिखा दो जरा एक कोई भी। अब 5800 का क्या निकालना है? 18% निकालना है V4 के लिए, और 5800 का 31% निकालना है। अब चाहो तो 18 31 अलग अलग निकालो, या फिर 8 1 9 और 1 4 49% निकाल लो डायरेक्ट। किसका? 5800 का। 3600 का क्या निकालना है आपको? 21% प्लस 22 एक साथ कर दो, क्योंकि हमारी जो टोटल निकालना है, टोटल हमारा सबका सेम है। जैसे 3600 से निकालना है उसको 5800 से निकालना है, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, ये हो गया 4। 43% निकाल लीजिए किसका? 3600 का, यानी 3600 का 43% निकाल लीजिए। आपस में इन दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए ये DI के 5 क्वेश्चन है, 5 का मतलब ही है 10 नंबर पक्के होने। कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं और कितने लोगों ने कह दिया भाई हम तो तुक्का लगा के आएंगे यहाँ पे? देखो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 26। जैसे कि मैंने कहा 5800 का 18, ठीक है, 5800 का 31%, V4 V5, तो टोटल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2842। सेम ऐसे ही इन दोनों को जोड़ना है 21 और 22%। 21 और 22 या तो इकट्ठे इनको जोड़ लो, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ जोड़ लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ बताया। दोनों को जोड़ेंगे 49% और इनको जोड़ेंगे तो 43%। अगर आप दोनों को ऊपर की संख्या देखोगे तो सेम है। तो जल्दी सॉल्व करना है, ट्रिकी सॉल्व करना है। इसका निकलेगा 1548, 1548। क्या कहा था? आपस में इन दोनों को माइनस करना है। आपस में इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपको ये बताना है कि कितने बच्चे
स्कूल नहीं जाने वाले बालकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है V4 V5 दोनों के कुल बालकों की संख्या। तो क्या करेंगे, दोनों का ऊपर डिफरेंस इंटू 100 किससे निकालेंगे, स्कूल ना जाने वाले बच्चे 1294 से। सही आंसर निकलेगा 120 यानी ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देख लो कैसे सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन। और किसको डीआई की क्लास एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कौन ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी डीआई नहीं आती है और उनको लगता है कि हाँ भाई एक दो क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करे। हाँ क्वेश्चन हो गए हैं, डीआई के क्वेश्चन बचे हैं बस दो और। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान है, ये तो 2 मिनट में सॉल्व होने वाला। 27 गांव V4 के बालकों की कुल संख्या, V4 के बालकों की कुल संख्या उसी गांव से स्कूल जाने वाली बालकों की संख्या का अनुपात कितना है। कुछ नहीं करना है, 5800 का 18% निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे 18%, सीधा सीधा 0 0 यहां से हटा दीजिए, 18 और 58 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही उसी टाइम पे स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या यानी 3600 का 21%। फिर ये 2 0 हटा दो, ये कर दो, अब सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो और अनुपात बताओ कितना होगा इसका। क्या कहा था, 5800 का 18%, 3600 का 21%, इसका निकला 1044, इसका निकला 756। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनको, आपस में डिवाइड करते जाओ। 2 से कर लो, नहीं ज्यादा टफ कर सकते हो तो 2 से कर लो। तो लास्ट की जो डिजिट बचेगी 29 21, क्योंकि ये किसी एक संख्या से दोनों डिवाइड नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन नंबर। V2 और V3, V2 एंड V3 में दोनों गांवों से कुल कितने बालक स्कूल नहीं जाते। तो क्या करना है, 5800 का टोटल पहले बच्चे देखिए कितने, 5800 के 24 और 11, क्योंकि दोनों गांव के निकालने हैं, टोटल निकाल लीजिए इसका 35%। सेम ऐसे ही 3600 का, दोनों गांवों की बात है तो 28 प्लस 14%, इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपस में माइनस करना है। कैसे माइनस करना है ये देखिए, क्या कहा था, 5800 का 54%, किसकी बात की गई है, V2 एंड V3 की, 24 एंड 11, चाहो तो एक साथ जोड़ दो, चाहो तो अलग अलग, मेरे हिसाब से तो दोनों को एक साथ ही जोड़ दिया करो, तो बार बार की मेहनत बचेगी। सेम चीज है 3600 का, दोनों ही सेम गांव में करना है, तो 28 14 को प्लस कर लो, सीधा आंसर निकलेगा 3600 का। अगर आप 28 और 14, कितना होता है 28 और 14, 42% निकाल लो, ठीक है, जल्दी निकलेगा। 3600 का 42% और उसका 35%, 5800 का। आपका जो आंसर होगा, आपस में इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों की जो संख्या आएगी सही निकलेगा 518। नहीं आती है डीआई, देखो ऐसी क्वेश्चंस तो आएंगे ही, और ये तो फिर भी इजी हैं, कहीं अगर बीच बीच में मिसिंग वाले आ गए तब क्या करेंगे। अभी तो ये फिर भी डेटा दिया हुआ है और इजी दिया हुआ है, कभी कभी मिसिंग डेटा आ जाता है या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है आपकी डीआई में। 10 नंबर का है क्वेश्चन, ये 10 नंबर, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, जो करेंगे उनके ही आंसर निकलेंगे। बाकी जिनका भैया अच्छी किस्मत होगी तो उनके तुक्के भी सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ के आना, कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करो, ठीक है। तो ये पीडीएफ किसको किसको चाहिए, अब जल्दी से ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और साथ ही फ्रेंड्स, क्योंकि यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम भी आने वाला है, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा। तो जो भी जल्दी से चाहते हैं कि थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो, तो 299 का वन टाइम
यानी एक बार आपको पेमेंट करना है सिर्फ 299 रुपीज, सिर्फ 299 रुपए। और ये कब तक के लिए है? दिसंबर का पूरा बैच की तैयारी होगी एग्जाम तक। और सिर्फ कितनी बार पेमेंट करना है? एक बार ही पेमेंट करना है। तो जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए। डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कितने लोग लेना चाहेंगे भाई? जल्दी से ले लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं। कोई डाउट हो हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है ना? जल्दी, क्योंकि मेरे ख्याल से यार 300 रुपए तो एक दिन के बहुत होते हैं, है ना? अगर हम लोग खर्चा करने लगे तो पता चला पर्स पसंद आ जाए तो 300 रुपए तो उसमें ही निकल जाते हैं। और ये तो सिर्फ एक बार देना है और पूरा दिसंबर का एग्जाम आपका इसी से ही क्लियर किया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। आगे कंटेंट भी बनाने में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए जरूरत पड़ती है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेंबरशिप जरूर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये पेपर 1 के लिए है, ठीक है? पेपर 2 के भी ग्रुप है जहां पर मैंने ऑलरेडी काफी कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और ये मेंबरशिप लेना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स सो मच।